हेलो स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्लास 11th, इसे हम तब स्टार्ट करते हैं जब हम बोलते हैं 50% सिलेबस 11th का कंप्लीट हो गया है। अलग नज़रिए से मोशन को डिस्कस करते हैं। पूरे चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। यहाँ से मोशन का नज़रिया को आपको बदलना पड़ेगा। मोशन समझिए कि इंटरवल से पहले आप क्या पढ़ते थे और यहाँ पर क्या पढ़ते हैं। अगर जब भी वर्ड मोशन का आएगा, न जाने ये कितना बार हम लिखे होंगे मोशन, अगर ये मोशन वर्ड आता है ना बाबू, तो डिस्प्लेसमेंट होना ही होना है। अगर मोशन हो रहा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम आना ही है। ये सब रहेगा ही। डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वेलोसिटी रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, फोर्स रहेगा, मोमेंटम रहेगा। अगर कोई बॉडी मोशन करता है तो ये तो रहना ही है। ये जितना भी हम लोग मोशन के बारे में पढ़े थे, स्टडी किए थे, वो सब पॉइंट मास को कॉन्सेंट्रेट करके किए थे। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट समझ करके, मान करके, सपोज करके, लेट करके कि कोई भी बॉडी तुम्हारा पॉइंट मास ऑब्जेक्ट ही मानते थे। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता क्या है? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट अगर डिफिनेशन में जाओगे तो ये बोला जाएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने डायमेंशन से बहुत अधिक मोशन या डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, उसे हम कंसीडर करते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक योर बाइक या योर कार, जो तुम्हारे पास कार है, अगर उससे आप धनबाद की ओर चले जाते हैं, यहाँ से अभी हम डिगवाडिग में हैं, तो डिगवाडिग से धनबाद की दूरी है, हम सपोज कर लो 14 किलोमीटर है। कार का डायमेंशन 7 फीट 6 फीट, ठीक है, और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 14 किलोमीटर। तो उस कंसीडर में अगर आप लाइन को ड्रॉन करें, एक लाइन 14 किलोमीटर तक का, एक लाइन 14 किलोमीटर तक का और एक लाइन 6 फीट का, उसके सामने कैसा कंसीडर होगा? पॉइंट। उसी को हम लोग पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इससे पहले जब भी हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, डायनेमिक्स पढ़ा, न्यूटन्स लॉ पढ़ा, जो भी आपने किया, इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ा, फिर सर्कुलर मोशन पढ़ा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। आप मोशन ही पढ़ रहे हो, क्लास 11th में आप मोशन ही पढ़िएगा। लेकिन वहाँ पर जब ये सब डिस्कशन हो रहा है तो हम उसको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ले रहे हैं। अब अगर सपोज कर लो ये मेरा कार है, इसके अच्छा खासा एक डायमेंशन है, लेकिन हम इस पूरे कार को, अगर इसका मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, इतने टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इस पूरे कार को हम ये पॉइंट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? पॉइंट मान रहे हैं। हम एक पॉइंट मान रहे हैं। इस पूरे कार को कंसीडर किया जा रहा है 1 पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट। समझाते हैं इसको। तो जब आप एक पॉइंट मास को डिस्कस करते हैं, 1 पॉइंट मास को डिस्कस करते हैं, तो उसका ये जो टॉपिक है ना बाबू, ये जो टॉपिक है, डिस्टेंस, एक ही डिस्टेंस होगा, एक वेलोसिटी होगा, एक एक्सेलरेशन होगा, एक ही फोर्स निकालना पड़ेगा एक ही का, और एक ही मोमेंटम होगा, ठीक है। लेकिन अगर नंबर आप, अब हम काम वाली बात पर आ जाते हैं, तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में इस तरह का बिहेव था। अब इस चीज़ को समझाने के लिए हम एक रड लेते हैं। क्या ले रहे हैं? रड को लेते हैं। रड को लेते हैं बाबू, और यहाँ से हम एक नट बोल्ट से इसको टाइट कर देते हैं और इसे हम रोटेट करवाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये रड रोटेट करेगा। छोटा हो गया। ये रोटेट करेगा इस तरह से, एंगुलर अलोंग दिस एक्सिस, ओमेगा के केस में ये रोटेट करेगा। यहाँ पर आप जब एक पॉइंट को, अगर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला होगा, उसका x1 ही डिस्टेंस होगा
उसका वेलोसिटी भी v1 होगा, उसका एक्सेलरेशन भी a1 होगा, उसका फोर्स भी एक ही होगा। ये आपने इस केस में देखा। आपका मोमेंटम भी एक ही आएगा। एक पॉइंट का मोमेंटम कितना आएगा? एक पॉइंट का मोमेंटम कितना आएगा? एक पॉइंट का मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। एक पॉइंट का जो मास होगा और उसका एक वेलोसिटी होगा। एक पॉइंट का फोर्स कितना आएगा? उसका मास होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा, वो होगा। उसका वेलोसिटी क्या आएगा? एक पॉइंट का एक ही आएगा। ये कहना चाह रहे हैं। अब इस केस में देखो, यहाँ पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के केस में देखो तो क्या ये रड एक ही पार्टिकल से बना हुआ है? यहाँ एक्सटेंडेड बॉडी को देखना है, पूरे बॉडी को देखना है। ऐसे ये बहुत सारा पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत सारा, बता नहीं पाएंगे। अगर हम एक वर्ड में बोले तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ पार्टिकल से ये बना हुआ है। ठीक है, अब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को तो कंसीडर नहीं कर सकते, कुछ पॉइंट इस पर मान लेते हैं, 4-5 ही मान लेते हैं, 5 ही गेस्ट को रखो। इन्फिनिटी नंबर ऑफ पार्टिकल से ये बना हुआ है, लेकिन 5 ही को रखते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा 5वां पॉइंट हो गया, और इधर वाला ये 6ठा पॉइंट हो गया। तो 6 पॉइंट का वेलोसिटी एक है। क्या 6 पॉइंट का एक्सेलरेशन एक है? आप इसे क्या 6 पॉइंट पर एक जैसा फोर्स लग रहा है? इसको अभी हम लोग डिस्कस करके देखेंगे। जब ये एंगुलर वेलोसिटी से ये सपोज कर लो ये रड इस तरह से घूमता हुआ जा रहा होगा, ठीक है, ये रड इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, इस तरह से रोटेट कर रहा होगा। क्या असर हुआ है इस पर थोड़ा देखो तो। ये रोटेशनल मोशन में जब घूम रहा है, ये जब रोटेशनल मोशन में घूम रहा है तो यहाँ का वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ का वेलोसिटी, फिर यहाँ का वेलोसिटी, फिर इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी। और ये एरो हम ऐसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम इस जगह का होगा। v1, v2, v3, v4, v5, v6 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ का होगा, इस पार्टिकल का, 6ठा नंबर पार्टिकल्स का होगा। कैसे माने, क्यों माने, तो हम पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से सर्कुलर मोशन को पढ़ाए हैं, जा करके वहाँ देखें, या आपको आता है तो याद रखिए ये रिलेशन v = ω/r, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक इसी तरह से एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का भी है, α/r, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसीलिए उसको उतना डिटेल से पढ़ा रहे थे, क्योंकि ये जब रोटेशनल चैप्टर आए तो आपको अच्छा समझ में आए। तो जब आप इसको देख रहे हैं और इस फार्मूला से अगर आपको निकाल रहे हैं तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा। ये अगर हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, कांस्टेंट मान करके चल रहे हैं, तो क्या रेडियस सबका कांस्टेंट है? यहाँ का रेडियस, अगर इस जगह का रेडियस देखिए r1 आ रहा है, यहाँ से रेडियस को काउंट कीजिएगा तो r2 आ रहा है, यहाँ तक का रेडियस को काउंट कीजिएगा तो r3 आ रहा है, और यहाँ r4 आ रहा है, और इस जगह तक का रेडियस r5 आ रहा है, और इस जगह से रेडियस आपका r6 आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ ये कांस्टेंट मान करके चलिए, ये कांस्टेंट है आपका एंगुलर वेलोसिटी, जो रोटेट करवा रहे हैं उस रॉड को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट आपका एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर कांस्टेंट है बच्चा तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हुआ कि नहीं? वेलोसिटी इज डायरेक्टली लीनियर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, एंड सिमिलरली अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा भी कांस्टेंट। देखो अल्फा ओमेगा अगर ये नहीं आता है तो ये चैप्टर तो भूल ही जाओ कि तुमको आएगा, किन्हीं से भी पढ़ते हो तो सर्कुलर मोशन पर कमांड करो, अल्फा बीटा गामा जितना भी है, ओमेगा, ये सब समझना है, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, तब जा करके ये चैप्टर तुम्हारे कमांड में आएगा, नहीं तो ये आने वाला नहीं है। तो अगर मान के चलते हैं हम कि तुमको आता है ये चीज़ कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये भी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीनियर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस।
रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला। तो यहाँ का जो सबसे छोटा रेडियस, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि V1 का तो बहुत छोटा रेडियस है, उससे बड़ा रेडियस किसका है, V2 का है, उससे बड़ा रेडियस किसका है, V3 का है, उससे बड़ा रेडियस किसका है, V4 का है, और उससे भी बड़ा रेडियस किसका है, V5 का है, और सबसे बड़ा रेडियस किसका है बच्चा, V6 का है। इसीलिए सबसे ज़्यादा लीनियर वेलोसिटी इस जगह मिलेगा। ठीक इसी तरह से आपका एक्सेलरेशन पर भी अटैक होगा, उसके भी जो मैग्नीट्यूड है उस पर भी अलग अलग तरह का मिलने वाला है, क्योंकि रेडियस आपका चेंज हो रहा है। यहाँ सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, ये आपका सेंटर है, ठीक है, सेंटर है। तो यहाँ A1 से ज़्यादा A2, A3, A4, A5, A6। देखो ये A मतलब एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन भी अलग है। ये समझ में आया? बहुत सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। एक रड को आपने सर्कुलर मूव करवाया है, उसके 6 पार्टिकल्स को ले लिए हैं, लेकिन 6 पार्टिकल्स होता नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। तो यहाँ अगर हम 6 पार्टिकल को मान करके भी बना रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग है, एक्सेलरेशन अलग अलग है। इसके पीछे रीजन क्या है, V इक्वल टू ओमेगा, सबका सेंटर से, सेंटर कहाँ से लोगे, जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है, वहाँ से सबका रेडियस अलग अलग है। सबका रेडियस अलग होने से क्या हो रहा है, उस पर वेलोसिटी पर, लीनियर वेलोसिटी पर असर हो रहा है, और लीनियर वेलोसिटी इस तरह से वैरी कर रहा है। प्रॉब्लम हो गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, जो इसमें नहीं होता था और इस चैप्टर में फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम को समझो, क्या प्रॉब्लम होने वाला है इसमें, और इसीलिए इसको टफ माना जाता है। इसको समझो, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने वाला है। इतना मिटा रहे हैं अब हम, ठीक है, छोटा फिगर में बना दिए हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको वेलोसिटी मिलेगा, इसलिए लिखे हैं। और देखो सबसे, तो तुमको यहाँ क्या देखने को मिला कि वेलोसिटी अलग है, V6, V5, V4, V3, V2, V1 सब अलग अलग है, ठीक है। V1 अलग अलग आपका आया है, हर एक पार्टिकल का अलग अलग वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी इसी अनुसार से, एक्सेलरेशन भी चेंजिंग करेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। एक्सेलरेशन भी A5, A4, A3, A2, A1, ये भी मतलब एक्सेलरेशन भी हर एक पार्टिकल का चेंज, वेलोसिटी भी चेंज, डिस्प्लेसमेंट सबका चेंज। देखो अलग अलग। यहाँ से ये जब ये पार्टिकल्स का अगर डिस्टेंस करोगे, कवर करोगे, तो यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, देखो कितना दूर चलना पड़ा इसमें, बहुत दूर। इसका पाथ को एज्यूम करोगे तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस भी बनाते हो तो 2 पाई r, कितना बनाओगे, 2 पाई r सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस है ये, ऐसे ना गया ये आपका सरकमफ्रेंस को x डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। इस पार्टिकल को पांचवा को करते हैं तो उससे कम रेडियस का है बाबू, और ऐसा ही करके दूसरा को करते हैं, और ऐसे ही करके एक को करते हैं, और ऐसे ही करके ये 0 करते हैं, तो यहीं का यहीं रह गया। तो सबका डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग आ रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जब हम एक्सटेंडेड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ समस्या यह होता है, सिंपल वे से समस्या यह होता है कि हमारा वेलोसिटी बदल जाता है, हर एक पार्टिकल का अलग वेलोसिटी होता है, हर एक पार्टिकल का अलग डिस्प्लेसमेंट होता है, अलग एक्सेलरेशन होता है। तो इससे समस्या क्या खड़ा होकर के आता है। सपोज कर लो एक फिजिकल क्वांटिटी अगर हम निकालने के लिए बैठते हैं, जैसे इसमें भी निकालने के लिए बैठते पॉइंट मास में, तो मोमेंटम हम निकालना चाहते हैं, इसका मोमेंटम, ये न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन है, इसमें मोमेंटम हम निकालना चाहते हैं। तो मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। एक पार्टिकल का रहने के वजह से हमको मास क्या मिलेगा, एक। मास उतना तंग नहीं करता है जितना वेलोसिटी और भी फिजिकल क्वांटिटी तंग करता है। देखो समझ लो पहले, तो एक पॉइंट है, पॉइंट मास है, तो इसका मास क्या है, अगर मान लो 10 kg सपोज कर लो, एक पॉइंट समझाने के लिए, और उसका वेलोसिटी को अगर हम रख लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से चल रहा था, इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। इस कार को हम कार नहीं मान रहे, एक पॉइंट मान रहे हैं, उस एक पॉइंट का मास 10 kg है और वेलोसिटी 2 है, और मोमेंटम आपका निकल चुका 20
20 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम आ चुका। उस 1 kg का अगर हम फोर्स, इसका हम फोर्स निकालना चाहेंगे F इक्वल टू ma, आराम से फोर्स हम निकाल लेंगे। मास हमारा 10 है और एक्सेलरेशन सपोज कर लो, एक्सेलरेशन आपका 1 दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, गिवन है, तो 1 लगा करके 10 न्यूटन में हम आंसर ले आए। कोई दिक्कत नहीं, यही करते आए हो, यही करते आए हो अभी तक, समझ रहे हो। काइनेमेटिक्स में पढ़े, डायनेमिक्स में पढ़े, स्टार्टिंग में पढ़े, और अभी तक जूनियर सेक्शन में जो अभी तक पढ़े हो मोशन को इस नज़रिए से पढ़े हो, एक पॉइंट मास को लेकर के पढ़े हो। एक पॉइंट का फायदा क्या होता है, एक ही वेलोसिटी होता है, ठीक है, और एक चीज आपको तंग नहीं करता है। यहां पर 6 पॉइंट को लिए, 6 पॉइंट को ही मान करके चलेंगे तो इसका मोमेंटम, अब इसके केस में अगर मोमेंटम निकाल के चलते तो सपोज कर लो इसका वेलोसिटी रखते हैं 2, तुमको 2 दिए, तो इसका क्या रखना होगा, 4 रखना होगा, इसका 6 रखना होगा, इसका 8 सपोज कर लो, और इसका 8, इसका 10, इसका 12। ये क्या है, आपका वेलोसिटी है। थोड़ा साफ से आप लोग समझने में दिक्कत ना हो। ये 8 है और ये आपका 10 है और ये आपका 12 है, मीटर पर सेकेंड, 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 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी। आपको मोमेंटम, फिर वही क्वेश्चन दिए हैं जो इसमें दिए हैं कि मोमेंटम हमको चाहिए। क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम के लिए आप सोचिएगा mv लगा दें, नहीं भाई, 6 गेस्ट आया है घर में, आपको जो समोसा कचौड़ी जिलेबी जो दीजिएगा 6 को दीजिए, 1 को नहीं। तो 6 का मोमेंटम निकालिए। यहाँ तो 1 का निकाल करके आप ये हो गए थे, फ्री हो गए थे, लेकिन यहाँ पर आपका काम बढ़ चुका है। आपका मोमेंटम P1, पहला मोमेंटम अगर P0 से स्टार्ट करेंगे, अगर P0 को भी काउंट करते हैं तो यहाँ का वेलोसिटी क्या है, 0 है P0 का। तो मास m इंटू 0, एक वेलोसिटी निकला। P1 मास सपोज कर लो, इस रड का मास 10 kg दे दिए या 5 kg दे दिए, चलो 5 kg दे दिए, ठीक है ना, सब में 10 ही दे रहे हैं आप, 5 kg दे दिए। 5 1 P2 निकालेंगे, 5 इंटू 2, ठीक है, 1 का ही 2 लिए थे तो यहाँ 2 दे देते हैं, और 2 का 4 लिए हैं, 4 ले लेते हैं। P3 का 6 लिए होंगे, P4 का 5 इंटू 8 लिए हैं, P5 का 5 इंटू 10 लिए हैं, और P6 का 5 इंटू 12 लिए हैं, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, ये कितना आया 10, ये कितना आया 20, ये कितना आया 6 5 30, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 40, ये आपका कितना आ गया 50, ये कितना आ गया 60। ये आपका मोमेंटम निकला। क्या निकला, मोमेंटम, 1 नहीं 6। तो आप सोच रहे होंगे सर दिक्कत क्या है, 6 ही है ना, 6 को जोड़ दीजिए, अच्छी बात है, आपका भी सोच गलत नहीं है। ये सोच के अनुसार हम टोटल मोमेंटम हम निकालने जा रहे हैं। समेशन कर दीजिए आप टोटल मोमेंटम निकालने के लिए, आई 1 से लेकर के आई 6 तक, 6 ही है ना PI, और इसको जोड़ने पर कितना आएगा 0 0 10 20 30 40 और ये 50, ये 60, ऐसे करके जोड़ कर कुछ तो आंसर आ जाएगा सर, समथिंग आंसर आ गया। सपोज कर लो 1000 आ गया, अब जोड़ने नहीं जा रहे हम, 1000 आ गया। क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ घटाओ तो हमको आता ही है। दिक्कत है बाबू, दिक्कत ये है कि इसमें तो हमने माना कि ये रड में 6 पार्टिकल, क्या ये रड 6 पार्टिकल से बना हुआ है? क्या ये मार्कर में अगर हम इसका पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं?
इस पार्टिकल को काउंट कर सकते हैं। अगर इसका पार्टिकल्स को निकाला जाए, ये कितने पार्टिकल, एक ब्रिक होता है ना घर पर, एक ब्रिक मिल जाएगा, उस ब्रिक को अगर तोड़ोगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हो। अगर तुम काउंट कर भी लिया तो उतना को अगर काउंट करोगे तो हम तो उसको इन्फिनिटी बोलेंगे। इन्फिनिटी नंबर ऑफ मोमेंटम को निकालना होगा बाबू, इन्फिनिटी नंबर ऑफ, जिसे हम काउंट नहीं कर पाए, इतना नंबर, इतना सारा को ऐड, ये तो 6 था तो ऐड कर लिए। हाँ चलो इसके लिए इंटीग्रेशन लगा देंगे, काम बढ़ा क्या, इंटीग्रेशन। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट तो ये भी मिल रहा है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में आएगा तो इसमें सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा जोड़ने का हथियार क्या है, इंटीग्रेशन कर देंगे। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं और अच्छा नॉलेज रखे हुए हैं, तो वो बोलेंगे सर हम एक एक करके नहीं जोड़ेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन अच्छी बात है, वो भी जोड़ ही है, वो यही चीज़ है, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ ही है। ठीक है, तो भी ये बहुत ही टफ होने वाला, ये है प्रॉब्लम। ये सिर्फ मोमेंटम का प्रॉब्लम नहीं है, अगर अगला टॉपिक अगर आप फोर्स भी निकालने जाते हैं, फोर्स भी, एक्सटर्नल फोर्स भी निकालने जाते हैं, तो फोर्स भी आपको इतना ही निकालना पड़ेगा। नेट फोर्स F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6 ऐसे करके सॉन। ठीक है, इस तरह का टोटल नेट करना जाओगे तो फोर्स बनेगा कैसे, MA0, MA1, MA2, MA3 ऐसे करके जोड़ते जाएंगे और इसी तरीके से जोड़ करके कुछ आ जाएगा। लेकिन बाबू यहाँ इंटीग्रेशन पहुँच जाएंगे और नंबर ऑफ, यहाँ पर इन्फिनिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, ये टफनेस है इस चैप्टर का। तो आज का क्लास जो इससे हम समझाए हैं कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में सबसे उसका ऐसा क्या है उसमें छिपा हुआ जिससे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, क्या दिक्कत है, इसके प्रॉब्लम को बारे में डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल था, भले लेक्चर ऊपर गया हो लेकिन तुम प्रॉब्लम को एक लैंग्वेज में बोल सकते हो कि इसका प्रॉब्लम क्या है, कि इससे पहले जो भी हम डिस्कस करते थे वो 1 पार्टिकल्स में हम काउंट करते थे, 1 पार्टिकल्स, और यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका इंक्रीज है, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका बहुत सारा, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ वेलोसिटीज, नंबर ऑफ एक्सेलरेशन भी होगा, और एक फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम हो, और ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स हो, वर्क हो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हमको निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। मेशन इंटीग्रेशन बहुत कुछ आने वाला है, इसमें वर्क बढ़ने वाला है। और एक प्रॉब्लम और एक दिखाना चाहते हैं, और एक प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, इसमें और क्या प्रॉब्लम है, उसका फिगर थोड़ा दिक्कत है, उसको फिगर आपको समझाने का कोशिश करते हैं। सिर्फ फिगर पर मत जाइए, एक्यूरेट जो बात बोल रहे हैं उसको समझिएगा। हम जब स्टार्ट किए 11th में तो ऑब्जेक्ट कैसा चलता था, एकदम सीधा चलता था, मोशन जिसको लीनियर मोशन बोला, तो इसका पाथ कैसा बोलता था, लीनियर पाथ बोलते थे, स्ट्रेट पाथ बोलते थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते थे। उसके बाद हम लोग का पाथ फुटबॉल, इस तरह से एक पॉइंट, पैराबोलिक पाथ बोले, पाथ कैसा, पैराबोलिक, उस पर स्टडी किए। दूसरा जो अंतिम में सर्कुलर पाथ, एक स्टोन को बांध करके रोटेट करवा रहे थे, ये कैसा, सर्कुलर पाथ, कैसा, सर्कुलर पाथ किया। तो तुम्हारा पाथ क्या है, कांस्टेंट है, पाथ क्या है, एक यूनिफॉर्म है, सर्कुलर पाथ है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पर हर एक केस में अगर ये फुटबॉल है तो हम पूरा फुटबॉल नहीं बनाते थे, हम इसको पॉइंट मास करके ही पढ़ते थे। इसको भी पत्थर का, कितना भी बड़ा पत्थर हो, अगर एरोप्लेन इस तरह से राउंड कर रहा है
तो हम एरोप्लेन को भी एक पॉइंट मान करके ही डिस्कस करते थे। ठीक है, अब क्या होने वाला है जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के नज़रिए से इस चीज़ को देखेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के नज़रिए से इस चीज़ को देखेंगे तो क्या होने वाला है वो देखिए। तो सपोज कर लो इस मार्कर को अगर हम फेंकते हैं तो ये किस तरह से जाएगा। सपोज कर लो ये मार्कर पहले ऐसा शेप लिए ना, तो ऐसा मार्कर है, ये पोर्शन तुम्हारा ए है, ये बी है, फिर ये इस तरह आएगा, फिर ये इस तरह आएगा, फिर ये इस तरह होगा, फिर ये इस तरह होगा। सपोज कर लो एक फिगर बनाए हैं, ए है, बी है, 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 इस तरह से। ठीक है, अगर इसका मोशन को कंसीडर किया जाएगा, और एक ले लें क्या, चलो एक ऐसा ले लेते हैं, ए है, बी है। इसके टिप को देखेंगे तो ये ऐसे 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 ऐसे, ये कोई शेप नहीं बन रहा है। और इसके इस पार्टिकल्स को कंसीडर, पहले ऊपर वाला पार्टिकल बी पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं, बी पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका शेप कैसा बन रहा है देख लो, ये पाथ इस तरीके से बन रहा है। हम स्टडी ही नहीं कर पाएंगे ऐसा पाथ के लिए। ऐसा पाथ के लिए हम क्या मोशन को स्टडी करेंगे। हमको यूनिफॉर्म पाथ के बारे में मालूम है, या तो पाथ लिनियर हो, या तो पाथ सर्कुलर हो, या तो पाथ पैराबोलिक हो, या तो पाथ ऑसिलेटरी हो। ऐसा पाथ के बारे में हम कैसे डिस्कस कर सकते। तो ये तो एक दो पार्टिकल्स के लिए हैं, यहाँ तो बहुत सारा पार्टिकल्स ऐसा छिपा बैठा है, यहाँ पर बहुत सारा पार्टिकल्स छिपा बैठा है, बना बैठा है, जिसको निकालेंगे तो आपका पाथ ही बिगड़ जाएगा, तो आप मोशन क्या पढ़िएगा, ये समस्या है। तो आज का क्लास जो था सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन पर, वो था तुम्हारा समस्या क्या है इस चैप्टर में, समस्या क्या है इसका, इसमें क्या टफनेस है, क्या दिक्कत होता है, और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे हम लोग, जो इसका सॉल्यूशन का नाम देते जाते हैं। इस सारे प्रॉब्लम को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं और हैंडल करना चाहते हैं तो एक वर्ड है, सेंटर ऑफ मास। डायरेक्ट हम सेंटर ऑफ मास आपको बता सकते थे कि सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होता है उसको समझना।